ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर सेल के बारे में आपसे बात कर रहे थे। न्यूक्लियस की तो बात नहीं किया ना। न्यूक्लियस पे आपसे बात कर रहे हैं। दिस इज न्यूक्लियोलस। एक या दो न्यूक्लियोलाई मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अंदर मौजूद है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको क्रोमैटिन मिलेगा। ठीक है, ये आपको क्रोमोसोमा मिलेगा। ठीक है, क्रोमैटिन मिलेगा। सेल जब डिवाइडिंग फेज में होता है, ठीक है, सेल जब डिवाइडिंग फेज में होता है तो आपको उसके अंदर क्रोमोसोम मिलेगा। क्रोमोसोम की डेफिनेशन है क्वाइल्ड क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमोसोम की डेफिनेशन है क्वाइल्ड क्रोमैटिन। दिस इज शॉर्ट आर्म, दिस इज लॉन्ग आर्म। ये सेंट्रोमियर है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज काइनेटोकोर। ठीक है, दिस इज काइनेटोकोर। क्रोमोसोम बीच में स्प्लिट हो जाए तो आप उसको क्रोमैटिड्स का नाम दे रहे हैं। आपको उसके अंदर ये दो क्रोमैटिड्स नजर आ रहे हैं। एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स उसके सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। ठीक है, एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स जो है दे आर नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। शॉर्ट आर्म को स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, लॉन्ग आर्म को स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। आपको उसके ऊपर जीन्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपको उसके ऊपर जीन्स नजर आ रहे हैं। जीन्स का एक मखसूस लोकस होता है। ठीक है, जीन्स की एक मखसूस पोजीशन होती है, हम उसको लोकस का नाम देते हैं, LOCUS। ठीक है, ये लोकस कहलाता है। शॉर्ट आर्म में जो जीन्स की लोकेशन होती है वो P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7। इसी तरह लॉन्ग आर्म पे जो जीन्स की लोकेशन है Q1 Q2 Q3 Q4। तो जीन्स के लोकस को हम इस तरह से जाहिर कर रहे हो। क्रोमोसोम की आप बारे में बात करें तो क्रोमोसोम एक स्वेटर की तरह है।
यानी अगर आप चाहें कि इस क्रोमोसोम इस स्वेटर को धागे में कन्वर्ट कर दें तो आपको एक धागा मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप क्रोमोसोम को खोलेंगे तो आपको एक धागा मिल जाए, लेकिन इस धागे के अंदर दाने मौजूद होंगे बहुत सारे। ठीक है, इस क्रोमोसोम के अंदर आपको बहुत सारे दाने मिले। जो धागा है वो डीएनए कहलाता है और जो दाने वो क्रोमोमियर्स कहलाते हैं। यहाँ छोटे दाने भी मिलेंगे आपको, बड़े दाने भी मिलेंगे। जो बड़ा दाना है वो 8 छोटे दानों से मिलके बनता है। ठीक है, वो 8 छोटे दानों से मिलके बनता है, यानी कि 8 हिस्टोन से मिलके बनता है। और तस्बीह की तरह दाने पिरोए में नहीं होते। ठीक है, तस्बीह की तरह दाने पिरोए में नहीं होते। इसके गिर्द दाने जो वो दो बार लिपटे में, ये कहलाता है ये वाला क्रोमोमियर कहलाता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का मतलब है कॉम्प्लेक्स ऑफ 8 हिस्टोन्स वर्ल्ड ट्वाइस विद डीएनए। ठीक है, जिसके गिर्द डीएनए जो है वो दो बार लिपटा हुआ है। तो हम इसको क्या नाम दे रहे हैं? इसको नाम दे रहे हैं हम न्यूक्लियोसोम। ओके, अब ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने नजर आ रहा है इसको हम क्रोमोनीमा का नाम दें। ठीक है, क्रोमोनीमेटा प्लूरल है, कई क्रोमोनीमा अगर हम पॉइंट आउट करें तो हम उसको क्रोमोनीमेटा का नाम दे सकते। तो क्रोमोनीमा को हम डिफाइन करते हैं अनक्वाइल्ड क्रोमैटिन। क्रोमोनीमा को हम डिफाइन करते हैं अनक्वाइल्ड क्रोमैटिन, यानी कि खुला हुआ क्रोमैटिन कहलाता है आपके पास क्रोमोनीमा। ठीक है, खुला हुआ क्रोमैटिन कहलाता है आपके पास क्रोमो। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम लाजमी आने चाहिए आपके, इवन एंटी टेस्ट में टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम भी पूछे जा चुके हैं। अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल कोने में है जीरोसेंट्रिक कहलाएगा। अगर सेंट्रोमियर कोने से करीब है तो वो कहलाएगा एक्रोसेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में, ठीक है, अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में है तो वो कहलाएगा आपके पास मेटासेंट्रिक। अगर सेंटर के करीब है, सेंटर के करीब है तो वो कहलाता है सब मेटासेंट्रिक। वो कहलाएगा सब मेटासेंट्रिक। तो ये क्रोमोसोम की टाइप्स एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, ये आपके पास क्रोमोसोम्स की टाइप्स। ओके, फर्दर आइए। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलाई मौजूद है, ये न्यूक्लियोलाई क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए और फॉर्मेशन ऑफ आरएनए और राइबोसोम्स। ठीक है, ये आरएनए या राइबोसोम्स की फॉर्मेशन करते हैं।
न्यूक्लियस किसी में ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। फंगस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद हैं। क्या कहलाता है ये? तो बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं फंगस में, सीनोसाइटिक कहलाता है। और हमारे जो मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद हैं। तो ये फीचर क्या कहलाती है? ये फीचर कहलाती है सिंसीटियम। SYNCITIUM। ये कहलाती है सिंसीटियम। SYNCITIUM, सिंसिटी। ये कहलाती है मल्टी न्यूक्लिएट। चले, न्यूक्लियस के फंक्शन के बारे में बात करूं अगर, तो ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल कंट्रोल्स द वाइटल एक्टिविटी। सेल के अंदर जो जरूरी एक्टिविटीज होती हैं, ये दरअसल उसको कंट्रोल कर रहा हो। ठीक है, दिस एक्चुअली कंट्रोल्स द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ अ सेल। ठीक है, इस सेल के अंदर जो वाइटल एक्टिविटीज होती हैं, ये दरअसल उसको कंट्रोल कर रहा हो। अहम तरीन जो एक्टिविटी, इसलिए आप इसको जो है, इसीलिए आप इसको जो है वो ब्रेन ऑफ द सेल का नाम दे रहे हो। यानी ग्रोथ को भी कंट्रोल कर रहा है, रिप्रोडक्शन को भी कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ग्रोथ को भी कंट्रोल कर रहा है, रिप्रोडक्शन को भी कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इन तमाम चीजों को ये कंट्रोल कर रहा है। प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल का नाम देते हैं। ओके, क्रोमोसोम नंबर की बात इंशाल्लाह जब मैं आपको सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा, डिप्लॉइड वगैरह, उस वक्त आपसे बात करूंगा। दिस इज अबाउट न्यूक्लियस। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बात करूंगा। इसको नोट करना चाहे कर सकते हैं।
काइनेटोको, KINETOCHOR, काइनेटोको। मैंने समझाने के लिए कहा है कि क्रोमोसोम एक स्वेटर जैसा है। असल में आप समझ लें क्रोमोसोम भुट्टे जैसा हो। ऊपर कितना है कि भुट्टे के बीच में जो सेंट्रोमियर वाली जगह नहीं होती, वरना आप समझ लें कि भुट्टे में जैसे दाने अरेंज होते हैं ना, और आप समझ लें उन दानों के ऊपर धागा लिपटा हो, तो एक क्रोमोसोम बिल्कुल वैसा हो।
ये सिनोसाइट, स्पेलिंग याद रखनी है तो उसको याद रखना है कोइनोसाइट, और ये लिखा हुआ है सिंसीटियम, SYNCITIUM, सिंसीटियम। चले आगे बढ़ सकता हूँ। चले मिटा सकता हूँ। इसके बाद बात करूं आपसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मुझे आप सबकी तरफ से उसके 6 फंक्शन चाहिए, अपने रजिस्टर पे जरा लिखना शुरू करो, मेरे बगैर लिखिए। 6 फंक्शन चाहिए, किताब नहीं खोल सकते, नोट्स नहीं खोल सकते, सिर्फ 2 मिनट का टाइम दीजिए। मैं लिखूंगा, आप लिखेंगे, फिर आप याद करेंगे, इतना टाइम नहीं है।
कितने लिखी हुई? ओके, आप बताएंगे बेटा 6 फंक्शन खुले बैठी हुई, हाँ बताओ जी। स्केलेटल फ्रेमवर्क, और बताओ लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन, आगे प्रोटीन सिंथेसिस और स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक सेल का स्केलेटन बना रख, स्केलेटल फ्रेमवर्क के तौर पे काम हो रहा है, इसका मतलब है लिपिड सिंथेसिस। आपकी स्किन के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है, अल्ट्रावायलेट रेज पड़ रही है, तो आपकी स्किन के सेल्स क्या कर रहे हैं, आपकी स्किन के सेल जो है विटामिन डी की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये जो विटामिन डी है ये कि स्टेरॉइड है, तो इसके सिंथेसिस में आपके पास कौन रोल प्ले कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, इसकी सिंथेसिस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रोल प्ले कर रहा है। डिटॉक्सिफिकेशन, आपने एक पैराडोल टैबलेट खाई, पैराडोल टैबलेट में जो केमिकल सब्सटेंस होता है वो होता है एसिटामिनोफेन। आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, सिर्फ अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए कह रहा हूँ। 6 से 8 घंटे के बाद उसका असर खत्म हो गया, इसलिए है कि वो पैराडोल का जो कंटेंट है एसिटामिनोफेन है वो बार बार आपके लिवर से गुजरता है, लिवर सेल जो है वो रिच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, लिवर सेल जो है वो रिच होते हैं, एनरिच्ड होते हैं आपके पास किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं, उसके असर को खत्म करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन सिंथेसिस करता है, कोई फर्क बता देगा क्या फर्क है? प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है और लिपिड सिंथेसिस स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रोटीन सिंथेसिस की दोनों में क्या फर्क है, राइबोसोम एक प्रोटीन सिंथेसिस करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, दोनों की प्रोटीन सिंथेसिस में क्या फर्क, दोनों को क्रेडिट मिल रहा है। ये क्रेडिट इसलिए नहीं है कि इसकी सरफेस राइबोसोम प्रोवाइडेड होती है तो इस वजह से ये क्रेडिट, इस वजह से नहीं। ये देखें, जब राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है तो वो एक एक अमाइनो एसिड को इंडिविजुअली जोड़ जोड़ के धागे बना रहा होता है। ठीक है, इंडिविजुअली एक एक अमाइनो एसिड को जोड़ जोड़ के वो धागे बना रहा होता है, तो एक प्रोटीन का धागा तैयार हो जाता है। अब बहुत सारे धागों को जोड़कर एक सिंगल प्रोटीन की शक्ल देना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम। हीमोग्लोबिन के 4 धागे बनाए, चारों बेकार है,
जब तक उसमें आयरन पार्ट ऐड ना हो, उसकी मॉडिफिकेशन ना हो, आपस में जोड़े ना जाए। उसको जोड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? फाइनल प्रोटीन की शक्ल देने की जिम्मेदारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इसलिए आपके पास ये प्रोटीन सिंथेसिस में जो है वो रोल प्ले कर। स्टोरेज, कैल्शियम के स्टोरेज में आपके पास ये मदद देता है। ठीक है, दिस एक्चुअली हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। ठीक है, ये कैल्शियम को स्टोर करने में मदद देता है। आपने स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म मसल्स के अंदर पढ़ा होगा कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम बाहर आता है, कैल्शियम इसके अंदर स्टोर हुआ हुआ। ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर से जो राइबोसोम्स की ट्रांसपोर्ट होती है बाहर की तरफ, तो वो आपके पास थ्रू किसकी होती है? वो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ठीक है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए उसकी ट्रांसपोर्ट। दिस इज एक्चुअली हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसी तरह से सेल के बाहर से भी कुछ चीजें जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर से होती हुई सेल के अंदर दाखिल होती है, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा हो। ठीक है, चले इसके बाद आइए, नाउ यू आर गोइंग टू राइट गोल्गी बॉडीज के फंक्शंस। आप लिख रहे हैं गोल्गी बॉडीज के 4 फंक्शंस, लिख 4 या 5 फंक्शन जितने आते हैं वो लिख। अगर किसी ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 6 फंक्शन नहीं लिखे तो फिर आज उसको भी लिख ले, और गोल्गी बॉडीज के 4 फंक्शन मुझे लिख कर दे फौरन। 1 मिनट है आपके पास।
चले गॉल्जी बॉडीज के फंक्शन। ठीक है, गानी आप बताएं। जी जानी। फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स। ठीक है, वेसिकल्स में होता क्या है? वेसिकल्स के अंदर मुख्तलिफ हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, मुख्तलिफ सिक्रीशंस होते हैं। ठीक है, तो इसका अहम काम है सेल सिक्रीशंस। एक काम हो गया, दूसरा काम बताएं जी। पैकेजिंग। ओके, इसको कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस रिलीज बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस released by एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ चीजें निकल के गई। यहाँ पे इसकी जो बैक साइड है ये कहलाती है सिस फेस। सिस फेस से दाखिल हुई और इसके आगे वाली जगह कहलाती है ट्रांस फेस। तो ट्रांस फेस से बाहर आ गई, तो आप इसको पैकेजिंग कह लें या उसको कह लेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस रिलीज बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट बताइए। तीसरा फंक्शन हाँ बता दें। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम पेरोक्सोसोम। ठीक है शाबाश। लाइसोसोम्स पेरोक्सिसोम्स ग्लाइऑक्सिसोम बनाने का काम है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइऑक्सिसोम्स, ये उसकी फॉर्मेशन है। चौथा फंक्शन हेल्पेट फॉर्मेशन। सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेल डिवीजन के दौरान जब प्लांट सेल के अंदर दो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं, तो इन दोनों के दरमियान एक दीवार बनती है, वो दीवार कहलाती है सेल प्लेट। सेल प्लेट फॉर्मेशन इज द फंक्शन ऑफ cell plate formation is the function of Golgi bodies। ठीक है, ये Golgi bodies का फंक्शन। मैंने इसीलिए कहा था कि चार या पांच, पांचवा फंक्शन है रिपेयरिंग। अगर कोई माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह डैमेज हो गया या कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डैमेज हो गया तो उसकी रिपेयरिंग की जिम्मेदारी Golgi bodies। लेकिन आपके लेवल पे शायद ही कोई इसको पूछे, मेडिकल लेवल में पूछते हो। चलें, ये आपके पास Golgi bodies ज्यादातर प्लांट सेल में होती हैं। ठीक है, 10 से 100 के करीब प्लांट सेल में होती हैं और 1 से 10 के करीब एनिमल सेल में होती हैं। ज्यादातर ये प्लांट सेल के अंदर होती है। ओके, नोट डाउन कर लें, फिर आगे बात करते हैं। अगला ऑर्गेनेल है आपके पास जो कॉपी कर चुके हैं, वो लाइसोसोम के फंक्शन लिखें। ठीक है, लाइसोसोम के फंक्शन लिखें और लाइसोसोम के फंक्शन के साथ आप उसके डिजीजेस के नाम भी लिखें। तो लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स हैं, लाइसोसोमल डिजीजेस हैं, उसके नाम भी लिखे हैं।
ठीक है, लाइसोसोम की डिटेल चाहिए। अब बेटा आप बताओगी, तो जगह है जरा कोने में बैठी। हाँ, लाइसोसोम का फंक्शन बताओ, क्या करता है? नहीं बताओगी? डिजीज बताओगी? डिजीज बताओ कौन सी है? टेस्ट सेट्स, टेस्ट सेट्स डिजीज है। आगे, ठीक है, गॉशर डिजीज है। और तीसरा क्रेबीज डिजीज। ठीक है, टेस्ट सेट्स, गॉशर्स और क्रेबीज डिजीज। टेस्ट सेट्स से के बारे में आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, मैं जबानी आपको बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। हेक्सोजामाइलेज के नॉन की तरफ से होता है, आपसे कोई भी नहीं पूछेगा एप्टीट्यूड में, क्योंकि आपके कोर्स में ये लफ्ज लिखा हुआ ही नहीं। गॉशर डिजीज ग्लूकोसैलियोसाइडेस नाउनी की वजह से होता है, और क्रेबीज डिजीज जो है वो गैलेक्टोसाइडेस ना होने की वजह से होता है। एंजाइम के नाम है, ठीक है, इन एंजाइम्स के ना होने की वजह से होता है। अच्छा, और मेरी एक बात सुने, तीनों बीमारियों के अंदर आपको डेथ अर्ली एज में मिलेगी। ठीक है, तीनों बीमारियों के अंदर डेथ अर्ली एज में मिलेगी। इसके अलावा लॉस ऑफ माइलिन मिलेगी। ठीक है, लॉस ऑफ माइलिन मिलेगी। मेडिकल की किताब में लॉस ऑफ माइलिन तीनों के लिए लिखा हुआ है, आप लोगों की किताबों में उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है, इसलिए मुझे याद नहीं रहता कि किस आपकी किताब वालों ने किस पे स्पेसिफाई किया। इसके अलावा वॉशर डिजीज जो है उसके अंदर लिवर और स्प्लीन एनलार्जमेंट मिलेगी। लिवर एंड स्प्लीन एनलार्जमेंट। इसके अलावा आपके पास इरोजन ऑफ लॉन्ग बोन्स। ठीक है, जो जिस्म की बड़ी हड्डियां हैं, जो जिस्म की बड़ी हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं इसके अंदर, तो आपको इरोजन ऑफ लॉन्ग बोन्स मिलेंगी इसके अंदर, लिवर और स्प्लीन एनलार्जमेंट मिलेगी। चलें, लाइसोसोम जो है इसका फंक्शन क्या है? डाइजेशन ऑफ सब्सटेंसेस टेकन इनटू द सेल। सब्सटेंसेस टेकन इनटू द सेल, इसके 40 से ज्यादा एंजाइम्स, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं। ये क्या करते हैं? सेल के अंदर डाइजेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, डाइजेशन में मदद देते हैं। इसको सुसाइड सेट क्यों कहते हैं? सुसाइड सेट इसलिए कहते हैं कि अगर इसके एंजाइम्स बाहर आ जाएं, बेटा सुने मेरी बात गौर से, अगर इसके एंजाइम्स बाहर आ जाएं पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो सकता है, पूरे सेल की नेक्रोसिस हो सकती है। नेक्रोसिस जरा रिवाइज कर लें, ये देखें, फर्ज करें ये हार्ट का सेल है, इस सेल को हार्ट अटैक के दौरान ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई। जब ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई तो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि ये जो लाइसोसोम नजर आ रहा है, ये लाइसोसोम बर्स्ट हो जाए। ठीक है, ये वाला जो लाइसोसोम है ये बर्स्ट हो जाए। जब ये बर्स्ट हो जाएगा तो पूरा सेल तहस नहस हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और दूसरे लफ्जों में हम कह रहे हैं कि सेल की क्या हो गई है? सेल की नेक्रोसिस हो गई। ठीक है, सेल नेक्रोस हो गई दूसरे लफ्जों। सो दिस एक्चुअली रिजल्ट्स इन नेक्रोसिस ऑफ अ सेल। ठीक है, इस सेल की नेक्रोसिस होगा इसमें।